अगर किसी को रेबीज हो गया तो वो ठीक कर पाना नामुमकिन है। कोविड के नए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या ये किसी नए वेरिएंट के कारण है या लोगों की लापरवाही के कारण? नमस्कार दोस्तों, PWGD की इस खास पेशकश में मैं दीप्ति शर्मा आपका स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास शख्सियत डॉक्टर अनुज कुमार यादव, जो ना सिर्फ एक अनुभवी डॉक्टर हैं बल्कि फील्ड एपिडेमियोलॉजी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में एक अद्भुत भूमिका निभाई है और एक स्तंभ का काम किया है। तो हमारे साथ डॉक्टर अनुज कुमार यादव आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार दीप्ति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी इंट्रोडक्शन स्वयं दें, मैं ये आपसे चाहती हूँ। धन्यवाद दीप्ति जी। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ यूपी के। वहाँ पर प्राइमरी स्कूल था और अच्छा स्कूल वहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूर था। वहाँ पहुँचने के लिए आपको 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। बाकी सफ़र तांगे में शुरू हुआ। इस तरह से हमारी जो प्राथमिक अध्ययन है उसकी शुरुआत हुई। वहीं पर मेरे पिताजी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य निरीक्षक के पद पर तैनात थे, जहां पर हमने डॉक्टरों को देखा, उनके सम्मान को देखा और वहीं से ही एक धारणा मन में आई कि मुझे बड़े होकर एक डॉक्टर बनना। यहीं से शुरू किया अपना डॉक्टरी का सफ़र। उसके बाद 12th करने के बाद हमने मेडिकल की तैयारी की और CPMT के थ्रू MBBS किया। MBBS करने के बाद मैंने कई प्रमुख सरकारी अस्पतालों में कार्य किया, जैसे कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली। लेकिन मन में एक ऐसा रहा कि केवल मेडिकल डॉक्टर से ही सारी जनता का भला नहीं हो सकता। उसके लिए आपको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखना पड़े। तो उसके लिए मैंने बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक रिनॉन कॉलेज फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ FMS से हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ली। इसके बाद क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल कुछ लोगों को ही मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना नहीं था, मेरा उद्देश्य गांव के गरीब से गरीब इंसान तक भी हेल्थ फैसिलिटी पहुंचे। उसके लिए मेरा उद्देश्य ये था। इसके लिए फिर मैंने एक भारत सरकार एक प्रोग्राम CDC USA की कोलैबोरेशन में करती है, जिसको हम बोलते हैं एपिडेमिक इंटेलिजेंस सर्विस कोर्स। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने NCDC में, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किया, जिससे पॉलिसी मेकिंग और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत हेल्प मिली, जिससे हम मेनली नेशनल प्रोग्राम्स और आने वाली नई नई बीमारियों के बारे में। Awesome. दिस इज रियली वेरी एनकरेजिंग जर्नी। आपने बहुत ही प्रेरणादायक यात्रा अपने बारे में जो बताई, इट इज रियली वेरी टचिंग एज वेल एंड वेरी एनकरेजिंग एज वेल फॉर द यूथ। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आजकल दोबारा से हमें सुनने में आ रहा है जो कोविड के नए केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या ये किसी नए वेरिएंट के कारण है या लोगों की लापरवाही के कारण ये फिर से आ रहा है? तो इस पे कुछ ज्ञान दीजिए। देखिए दीप्ति जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कोविड कहीं गया नहीं है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरस कभी खत्म नहीं होता है। वायरस की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने रूप बदलता रहता है, जिसे हम उसके वेरिएंट्स कहते हैं। तो आपने देखा कि कोरोना के दौरान और उसके बाद कई बार ये वेरिएंट्स बदले। जो लास्ट वेरिएंट था ओमिक्रॉन, उसने भी अब और थोड़े से चेंज डेवलप कर लिए और नए वेरिएंट जैसे कि XBB, BA.2.86, ये नए वेरिएंट्स हैं। आगे भी ऐसे वेरिएंट्स और आ सकते हैं। तो ये कहना गलत है कि कोविड खत्म हो गया, कोविड कहीं चला गया। टाइम टू टाइम पे ये वेरिएंट्स इन्फेक्शन करते रहेंगे, ट्रांसमिशन होता रहेगा। हाँ, ये है कि हमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। खास तौर से जो लोग कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं, मीन्स जिनमें और कोई क्रोनिक बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, वीक है, उन लोगों को
बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बाकी नॉर्मल लोगों को जब भी ये कोई वेरिएंट आते हैं, सीजनल वेरिएंट आते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि बार बार हाथ धोने हैं, मास्क पहनना है, भीड़ वाली जगहों में जाने से बचना है। इन छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोविड से बच सकते हैं। अभी के जो वेरिएंट हैं वो ट्रांसमिशन तो बहुत है, उनकी ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी है, लेकिन सीवियरिटी उतनी नहीं है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, यहाँ भी केसेस बढ़े हैं, और कुछ केसेस जैसे कि सिंगापुर में बहुत केसेस पाए गए पीछे। तो ये सब चलता रहेगा अभी, बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल सावधानियां हैं वो आप बरतें। तो श्रोताओं, आप सबको मैं कहना चाहूंगी कि तो आप अपने प्रिकॉशंस ऐसे ही लेते रहें ताकि हम उन सावधानियों को बरत के अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो डॉक्टर साहब, आपने XBB और BA.2.86 इन दो कोविड वेरिएंट्स की बात की, उनकी ट्रांसमिशन कैपेसिटी और उनके सीरियसनेस के बारे में अगर श्रोता हमारे जानना चाहेंगे तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे कि उनके लिए हमें कैसा प्रिकॉशंस लेना चाहिए या वो कितनी सीरियस कैटेगरी के हैं? जी देखिए दीप्ति जी, ट्रांसमिसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इन वेरिएंट्स की, लेकिन सीरियसनेस उतनी ज़्यादा नहीं है। ओके। तो बहुत घबराने की, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी कई स्टेट्स में पेशेंट्स हैं, बढ़े हैं, लेकिन कोई सीरियस पेशेंट्स अभी किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत घबराने की, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आम सावधानियां हैं वही बरतने की जरूरत है। तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही बढ़िया आप ने जानकारी दी हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला सवाल है कि आजकल हमें रेबीज के बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, तो इसके लिए आप कुछ जानकारी दें, तो उसका वर्णन करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। जी दीप्ति जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। जैसा कि आजकल हम बहुत सारा सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि कुत्ते काटने के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इवन कई बार ऐसा हुआ है कि कई कुत्तों ने बच्चों पर, बड़ों पर अटैक किया है और उसमें कई लोगों की जान भी चली। तो रेबीज एक 100% फैटल डिजीज है, 100% फैटल डिजीज। आज तक हम रेबीज का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। तो अगर किसी को रेबीज हो गया तो वो ठीक कर पाना नामुमकिन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दीप्ति जी, इसकी जानकारी हमको होना बहुत ज़रूरी है कि रेबीज 100% फैटल डिजीज है, इसका केवल बचाव संभव है, इलाज नहीं है आज तक। जैसा कि आप जानती हैं कि रेबीज जानवरों की काटने से उनकी लार में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया वायरस होता है उससे होता है। मेनली इस कैटेगरी में आते हैं कुत्ता, बिल्ली, बंदर, जैकाल और कुछ और जंगली जानवर। मेनली यूएसए में चमगादड़ के काटने से भी रेबीज होता है। इंडिया में ऐसे कोई केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं। अब करना क्या है, इसकी जानकारी ही सबसे इम्पोर्टेंट बात है रेबीज की। अगर जो हम अवेयर हैं और जानकारी हमको है तो हम 90% तक रेबीज के ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं। तो जिसको भी इस कैटेगरी के किसी भी जानवर ने काटा है उसका सबसे पहला प्रथम इलाज है वुंड वॉशिंग विद सोप एंड रनिंग वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स। ये बात मैं दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि किसी भी जानवर के काटे घाव को अगर आप अच्छे से साबुन और पानी से 10 से 15 मिनट तक धो ले रहे हैं तो उसके ट्रांसमिशन की 90% पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा उपाय है जिसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये जो जानवर के काटने से जो भी घाव होता है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी 1, 2 एंड 3। कैटेगरी 1 और 2 बहुत माइल्ड होती हैं और कैटेगरी 3 सीवियर होती है। कैटेगरी 1 में हमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि जहाँ भी आपको जानवर ने काटा है, झपटा है, इसमें कोई ब्रीच नहीं होता है, स्किन में कोई खून नहीं आता, उस जगह को आपको वॉश करना है। कैटेगरी 2 और 3 में वैक्सीनेशन दी जाती है। तो एक एंटी रेबीज वैक्सीन होती है जिसका कोर्स होता है, जिसकी 4 से 5
डोजेस दी जाती हैं, अलग अलग रूट हैं जिनके देने के। मोस्टली जो हम रूट यूज करते हैं वो इंट्राडर्मल यूज करते हैं। तो कैटेगरी 2 और 3 दोनों में हम वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीन लगवानी चाहिए। कैटेगरी 3 में एक और एडिशन होता है। कैटेगरी 3 सबसे सीवियर कैटेगरी होती है, जो सबसे खतरनाक कैटेगरी है। उसमें जब जानवर काटता है तो आपकी स्किन में ब्रीच होगा, खून निकलेगा और उससे ट्रांसमिशन होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ता है। और ये वायरस सीधा नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो उस कैटेगरी में हम एंटी रेबीज सीरम भी देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी देते हैं। तो ये आजकल सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, वैक्सीन भी और सीरम भी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जल्दी से जल्दी कोई भी जानवर काटने के बाद जितनी जल्दी करेंगे उतना ही ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन और सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि 24 से 48 घंटे के अंदर हम वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लें। राइट। तो श्रोतागण, आई थिंक दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव बिकॉज दीज डेज वी आर हियरिंग लॉट ऑफ केसेस। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं। और अगर जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर ब्लीड हो रहा है या ऐसा कुछ इन्फेक्शन हमें दिखने में आ रहा है तो हमें इमिडिएटली जाके वैक्सीनेशन लेनी है, चाहे वो कैटेगरी 2 है चाहे वो कैटेगरी 3 है। सो प्लीज नोट डाउन एंड डू टेक प्रिकॉशंस, क्योंकि हम कई बार वैक्सीनेशन में डिले के कारण और इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना रखने के कारण हमें दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दीप्ति जी मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारे भ्रम हैं जिनको हमें जानना चाहिए। तो जैसे कि कुत्ते काटने पर, बिल्ली काटने पर लोग नमक मिर्च लगा देते हैं, कई बार पट्टी बांध देते हैं। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि हमें कभी उस पे नमक मिर्च या कुछ और हल्दी तेल ऐसा कुछ नहीं लगाना है। सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्राइमरी काम है घाव को साबुन और पानी से धोना, वॉश करना। यस। तो ऐसे काम ना करें, इन अंधविश्वासों में ना पड़े। दूसरा, कुत्ते काटे के घाव को कभी पट्टी नहीं बांधनी। अगर जो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है तब आप उसको ब्लीडिंग को रोकने के लिए दबा सकते हैं या लूज बैंडेज कर सकते हैं। तीसरी एक और बहुत खास बात मैं इसमें बताना चाहूंगा, इस तरह के वुंड्स को हम सूचर नहीं करते, टाँके नहीं लगाने चाहिए। कई बार हमने देखा है कि गांव में या जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो इस तरह के घाव में टाँके लगा देते हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि उस घाव को सिलना नहीं है, टाँके नहीं लगाने। जिन घावों में जरूरत पड़ती है उसमें लूज सूचर दिया जाता है। बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है। बहुत ही कम केसेस में देखने को पाया है कि हमें लूज स्टिचेस या लूज सूचर की आवश्यकता होती है। अदरवाइज सबसे जो बढ़िया डॉक्टर साहब ने बताया है कि 90% जो सॉल्यूशन है कि आप सोप और वाटर से अगर उसको वाउंड को वॉश कर लेते हैं तो वो 90% क्योर हो जाता है। तो श्रोतागण ये आप ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। और डॉक्टर साहब मेरा एक और प्रश्न है कि बहुत ज्यादा केसेस में देखा जाता है आजकल जनरली लोग पेट्स रखते ही हैं, तो उन लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी दीप्ति जी, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए आजकल घर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई पेट रखता है। बच्चे वो भी नहीं मानते, उन्हें बहुत शौक होता है पेट रखने का, खास तौर से जिसमें मेनली हम डॉग और कैट बहुत ज्यादा देखते हैं। हाँ, और ये दोनों ही जानवर बहुत ज्यादा खतरनाक हैं जिनसे रेबीज स्प्रेड होता है। राइट। तो उनके लिए ये एक विशेष सूचना है, जो भी लोग घर में पेट रखें, एक तो वो अपने पेट को इम्यूनाइज कराएं पूरा, और उसके साथ साथ जो भी उसको पेट के साथ हैंडल करते हैं, जो उसके संपर्क में आते हैं, उन लोगों को भी प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जब वो कुत्ता काटे या बिल्ली काटे तभी आप टीका लगवाएं। अगर जो आप उसको हैंडल करते हैं, क्योंकि ये लार से और चाटने से भी हो सकता है। तो यदि आपकी स्किन पे कहीं ब्रीच है, आपको पहले से कहीं खरोच लगी हुई है, कोई छोटी मोटी चोट है और वहां आपको किसी रैबिट एनिमल ने चाट लिया,
हाँ जी, हाँ जी, तो उससे भी रेबीज होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। तो इसलिए उन लोगों के लिए ये सलाह है कि जो भी घर में पेट रखते हैं वो अपने पेट्स को कंप्लीटली इम्यूनाइज कराएं। हम्म, और जो लोग घर में हैं हाँ जी, वो लोग प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, हाँ जी, मतलब पहले से भी वो जांच करवा रेबीज लें, का वैक्सीन और टीका लगवा सकते लगवा लें। हैं। उसकी 3 डोजेस दी जाती हैं, तो हम्म। उसको वो ले सकते हैं। और यहाँ पे मेरा एक और सवाल कि वो डोजेजेस जो आप बता रहे हैं कि जैसे 3 डोजेस लगवाएं, तो वो 3 डोजेस हमारी कब तक इफेक्टिव रहेंगी? जी दीप्ति जी, देखिए इसमें क्या है, जब आप 3 डोजेस लगवा लेते हैं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बन जाती है। बिल्कुल। 3 डोजेस लगवाने के बाद सबसे पहली तो अच्छी बात ये होती है कि आपको सीरम की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ जी, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज बन प्रोड्यूस हो चुके हैं। चुकी हैं उसके लिए। हाँ जी, और सीरम बहुत ज़्यादा कॉस्टली वैक्सीन है। वैक्सीन। एक पर्सन के लिए जिसको 1 या 2 साइड पर काटा है, आप समझिए सीरम का खर्चा 5 से लेकर 20,000 रुपये तक का। तो पहली चीज़ तो ये कट ऑफ हो गई। हाँ जी, दूसरा, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो गए। हम्म, हाँ, जो लोग पहले से इम्यूनाइज होते हैं उनको 2 डोजेस की जरूरत पड़ती है, तो वो डॉक्टर की सलाह से, अगर जो उनको कैटेगरी 3 वाइट है तो 2 डोजेस दी जाती है। ओके, वेरी इंफॉर्मेटिव। आई थिंक दिस श्रोतागण आप जरूर नोट करते रहिए सो दैट वी कैन टेक प्रिकॉशंस इन एडवांस। तो डॉक्टर साहब, मेरा अब अगला क्वेश्चन है कि महामारी विज्ञान आज के समय में कितना आवश्यक है कोविड-19 के बाद, तो उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्रदान कीजिए। जी देखिए दीप्ति जी, कोविड-19 से पहले महामारी विज्ञान, जिसको हम एपिडेमियोलॉजी भी कहते हैं, उसके बारे में बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। कोविड आने के बाद अधिकतर लोग एपिडेमियोलॉजी के बारे में, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी का मेन काम है कोई भी बीमारी है उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। किसी भी नई बीमारी के बारे में ये एपिडेमियोलॉजी के थ्रू हम जान सकते हैं। और कोविड में एपिडेमियोलॉजी ने काफ़ी रोल प्ले किया, क्योंकि एक नई बीमारी थी। उस समय तक हमें लक्षणों का पता नहीं था, हमें पॉजिटिव एजेंट का पता नहीं था और हमें उसकी रोकथाम का पता नहीं था। उसके इस विज्ञान में हम इन जितनी भी नई बीमारियां आती हैं उनका डाटा एकत्रित करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर प्लानिंग करते हैं और फिर उसकी रोकथाम के उपायों को नीतिगत तौर पर सरकार के थ्रू आगे गाइडलाइंस जारी करते हैं। तो महामारी विज्ञान का इम्पोर्टेंस कोविड-19 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव। तो डॉक्टर साहब, आप बीएलएस और एसीएलएस प्रोवाइडर भी हैं, तो हमारे श्रोतागण को बताइए कि इसकी जानकारी क्यों जरूरी है और क्यों ये ट्रेनिंग्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है। जी दीप्ति जी, देखिए बीएलएस और एसीएलएस, बीएलएस है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एसीएलएस होता है एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। ये दोनों अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के प्रोग्राम हैं जो वर्ल्ड वाइड चलते हैं। पूरी दुनिया में इनका सर्टिफिकेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा होता है और इनकी पेट और सेट गाइडलाइंस है जिसके थ्रू हम काम करते हैं। जैसा आपने बताया, तो मैं बीएलएस और एसीएलएस प्रोवाइडर हूँ। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ऐसी चीज है जिसमें इमरजेंसी के टाइम पर हम किसी भी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, मेनली हार्ट अटैक और नर्वस अटैक के केसेस में। आपने देखा होगा आजकल तो हार्ट अटैक के केस बहुत यंग पॉपुलेशन में आने लगे हैं। तो जहाँ कहीं भी हम कोई ऐसा केस देखें, अगर जो हमको वहाँ बीएलएस की और एसीएलएस की जानकारी है, तो हम एक सिर्फ जानकारी के कारण एक व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि बीएलएस तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें अपने शिक्षा के शैक्षणिक कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए और स्कूलों में हर बच्चे को बीएलएस की जानकारी दी जानी चाहिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट में जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है, हार्ट अटैक की या फिर ब्रेन अटैक की, तो उसमें हमको कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिसके कारण हम उस मरीज की जान को बचाया जा सकता है। सीपीआर भी इसका एक पार्ट है, जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ें अपने शैक्षणिक कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित करनी चाहिए।
बहुत बढ़िया। तो ये आई थिंक अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक सबको एक बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में हमारे हिसाब से एक एजुकेशन होनी चाहिए आज के टाइम में। बिल्कुल। तो कोविड के बाद बहुत सारी चीजें आई हैं जिसके बाद हम लोग जागरूक हुए हैं। आई थिंक ये भी एक अच्छा स्टेप होगा गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसा कुछ सम्मिलित हो जाएगा तो डॉक्टर साहब, आपने एमपॉक्स पर ऑस्ट्रेलिया से पेपर सबमिट किया था, तो आप हमारे श्रोतागण को कृपया करके बताएं कि ये कैसे ये बीमारी आई और इसके बारे में कोई जानकारी दीजिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बीमारी है दीप्ति जी। हाँ जी। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में एक साउथ ईस्ट एशिया रीजन हाँ की जी। कॉन्फ्रेंस में मेरा पेपर सेलेक्ट हुआ था। हाँ जी। और जब ये बीमारी भारत में आई तो उस दौरान मैं CDC USA के कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था, जिसके दौरान मैंने और मेरे 2 और साथी ऑफिसर्स ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। टोटल 24 केसेस इंडिया में रिपोर्ट हुए, जिन सब को हमने एक एक केस को जाके एग्जामिन किया, इंटरव्यू किया और उनके कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की। इसके बाद हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई और उसका एक पेपर पब्लिश किया, जो पेपर हमारा साउथ ईस्ट एशिया रीजन में सेफ्टी नेट की कॉन्फ्रेंस में सेलेक्ट हुआ, जिसको मैंने कैनबरा नेशनल ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया। वाओ। मंकी पॉक्स अफ्रीकन कंट्रीज की बीमारी थी जो हमारे यहाँ कभी नहीं पाई जाती थी। इस बार भी जितने भी केसेस इंडिया में पाए गए वो सब माइग्रेंट पॉपुलेशन में थे, या तो वो बाहर से आए हुए लोग अपने यहाँ थे या फिर जो लोग अपने यहाँ से बाहर गए हुए थे वो बीमारी को लेकर। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ये बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं थी, लेकिन हाँ स्प्रेड होने के कारण हमने इसको बहुत टाइमली मैनेज किया और आगे स्प्रेड होने से रोका, बचाया। बहुत बढ़िया। इस बीमारी से एक डेथ भी हुई केरल में। सबसे पहला केस हमारे यहाँ जुलाई में रिपोर्ट हुआ था, 14 जुलाई को केरल में, जो कि बाहर से आया था, जो UAE में काम करता था और उसको वहीं पे वो डिटेक्ट हुआ था, बट उसने कहीं बताया नहीं और वो इंडिया को अपने घर को वापस आ गया। काफी दिन तक उसने इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और बाद में उसकी डेथ हुई। डेथ के बाद हमें पता चल पाया। If it would be diagnosed at the proper time, then it can also one life can be saved. That's see the intent श्रोताओं, इसलिए कह रही हूँ कि प्लीज आप जैसे जैसे डॉक्टर साहब गाइड कर रहे हैं, आप प्लीज उनके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लें और चीजों को समझें। तो श्रोतागण, स्क्रीन पर इनका नंबर डिस्प्ले है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनसे चैट भी कर सकते हैं। और अगर इस तरह की आपको कोई और जानकारी भी चाहिए या कोई इस तरह का इंसिडेंट किसी के साथ हो गया और उसके लिए उनको कोई स्टेप्स के लिए इनसे कांटेक्ट करना है, तो आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप कई प्रतिष्ठित संगठनों के साथ जुड़े हैं, जैसे कि MCI, DMC, DMA, IAE, APCRI। तो इन संगठनों के साथ आप किस तरह से जुड़े हुए हैं और इसमें आप किस तरह से कार्यरत रहते हैं, क्या आपकी भूमिका रहती है, इसके बारे में कुछ श्रोतागण को बताइए। जी दीप्ति जी, देखिए जितने भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, ये सारी जो आपने संस्थाएं बताई, जैसे कि MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, DMC दिल्ली काउंसिल ऑफ दिल्ली मेडिकल काउंसिल, DMA एक वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें सारे डॉक्टर दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, उनके वेलफेयर में काम करती है। IAE एक इंडियन एपिडेमियोलॉजी एसोसिएशन है जो महामारी विज्ञान है उसमें और रिसर्च में काम करती है। और इसी प्रकार से आपने बताया APCRI, एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ रेबीज। तो ये सारी वो संस्थाएं हैं जो एक इंडियन डॉक्टर को, जैसे कि जिस भी डॉक्टर को इंडिया में प्रैक्टिस करनी है, उन सब की प्रैक्टिस को रेगुलेट करने के लिए, जो भी इंडिया में प्रैक्टिस करने के नियम हैं उन नियमों का पालन कराने के लिए, तो इस तरह की सारी संस्थाएं होती हैं जिसका आपको मेंबर होना होता है। हाँ जी। जितने भी डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं, वो सभी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और वो इन सभी संस्थाओं से जुड़े होते हैं। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, अब मेरा आखिरी सवाल है कि आम नागरिक को किस तरह प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमारी स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए, कि किस तरह की आजकल जो डिजीजेस आ रही हैं उसके लिए कैसे हम अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है दीप्ति जी।
क्योंकि इस समय बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, सब कुछ है, तो सबसे पहला आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी। कोई भी बीमारी आएगी, यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो बीमारी, आपकी शरीर की क्षमता होगी उससे लड़ने की, और वो बीमारी को आपके अंदर नहीं पनपती। बिल्कुल। तो मेरा ये सभी को सलाह होगी कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना होगा, माइल्ड एक्सरसाइज करें, प्रॉपर मील लें, खाना अपना सही रखें, बैलेंस डाइट लें, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी टाइम से पीते रहें, और जो भी एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लक्षण है उनको हम ग्रहण करें। जैसे कि योगा है, उसको आप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। अभी कल आपने देखा योगा डे गया है, तो हमने योग को पूरी दुनिया में प्रचारित किया है। तो योग एक ऐसी पद्धति है जिसको हमें अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे कि कोविड भी आपने देखा, तो आपको कोई भी लक्षण अगर जो महसूस होते हैं तो आप तुरंत एक किसी डॉक्टर की सलाह दीजिए, उस पर लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है तब आप अगर जो डॉक्टर के पास पहुंचोगे तो फिर उसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। बाकी जो नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं, हैंड हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। केवल वायरल डिजीज ही नहीं, और बहुत सारी डिजीज में भी, बैक्टीरियल डिजीज में, इन्फेस्टेशन में, सब में हेल्प करती है। तो ये आदत बनाएं कि हम बार बार अपने हाथ धोएं, स्पेशली खाने से पहले और सोच के, ये जरूर करें। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज के लिए, जैसे कि कोविड है और रेस्पिरेटरी डिजीज है, तो उसके लिए हम भीड़ में कम से कम जाएं, भीड़ में जाएं तो मास्क पहन कर जाएं। इन सब चीज़ों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो हम स्वस्थ बने रहें। बहुत बढ़िया, वेरी इंफॉर्मेटिव। सो श्रोताओं, आप नोट करिए और ध्यान से इन चीज़ों को अप्लाई करिए डेली, अपनी डेली लाइफस्टाइल में, बिकॉज आजकल हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में भाग रहे हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो उन्हें छोड़ना नहीं है, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और हमारे श्रोतागणों को इतना प्रेरित किया और अपने अनुभव और एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति जी, आपने मौका दिया। अब मैं उम्मीद करूंगा कि लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद है। तो दोस्तों, आज के पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। और अगली बार हम फिर लेकर आएंगे किसी और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, और ऐसे ही स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें।